नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की। आज का अपडेट आपको बता देते हैं। आज एक बार फिर से कोरोना के केसों में कमी आई है। आज राज्य में कोरोना के 241 नए मामले सामने आए। लगातार तीसरे दिन मामले कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में हालांकि 13 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद मरने वालों की संख्या प्रदेश में 946 हो गई है। राज्य में अब कोरोना के कुल केसों की संख्या 58,600 के पार पहुंच गई है, जबकि एक्टिव केसेस की जब हम बात करते हैं तो 5,300 प्रदेश में एक्टिव केस है। और देखिए, कोरोना की वजह से देहरादून सचिवालय जनता के लिए बंद है। कोरोना काल में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चालू है। विधानसभा का सत्र भी आयोजित हो गया, लेकिन इसी कोरोना संक्रमण के बहाने पिछले 1.5 महीने से राज्य का सचिवालय जनता के लिए बंद पड़ा है। अब परेशान जनता सवाल उठा रही है कि आखिर ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या कोई अलग नियम कायदे हैं? राज्य सचिवालय प्रशासनिक व्यवस्था में कंट्रोल रूम का काम करता है। यहाँ अपनी शिकायतों, अपनी फाइलों के फॉलोअप को लेकर पब्लिक का आना जाना भी लगा रहता है। लेकिन पिछले 3 सितंबर से कोरोना का नाम लेकर सचिवालय का गेट आम जनता के लिए बंद है। पास लेकर अंदर जाने की भी व्यवस्था सस्पेंड है। नतीजा, जरूरतमंद मारे फिर रहे हैं। दूर दराज से यहाँ आने वाले लोग कुछ देर तक सचिवालय गेट पर सुरक्षा कर्मियों से झगड़ने के बाद निराश होकर वापस लौट रहे हैं। जाने नहीं दे रहे। मैं तो पहले गेट में गया, मैंने कहा डोबाल जाएंगे तो उसके पास कार है। उन्होंने कहा यहाँ नहीं, वहाँ पास बना लो आप। यहाँ आए तो यहाँ पास ही नहीं दे रहे। अरे हमने इसलिए थोड़ी मांगा उत्तराखंड की हम पाबंदी रखो। हम यहाँ के नागरिक हैं, आधार कार्ड दे रहा हूँ, मैं नहीं मान रहे। आम आदमी के लिए अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के दृष्टिगत ये जो है बंद किया गया है। तो अभी पास से भी एंट्री नहीं है। अभी जो है पास से एंट्री नहीं हो रही है। अब जनता को हो रही परेशानी पर मंत्री और विधायक भी सवाल उठाने लगे हैं। सचिवालय के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको भी सोचना चाहिए कि जो इतनी दूर से आता है कुछ अर्ज को लेकर के, और उसको अगर बाहर ही रखा जाए और इतना पैसा खर्च करके आता है, तो इसमें शीघ्र डिसीजन लेना चाहिए। विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे कि ताकि लोगों को परेशानी न हो, दिक्कत न हो, और अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। सचिवालय में फिलहाल एक तरफा संवाद है। अफसरों की बात तो जनता तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन जनता की बात अफसरों तक पहुंच ही नहीं रही है और दूर दराज से आने वाले लोग सिर्फ नेताओं को कोसते हैं। सुनिए नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कल यानी बुधवार को दिल्ली जाएंगे। कोरोना के बाद 7 महीने में पहला दौरा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे, ये प्रोग्राम है। और प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, इन सभी से मुलाकात करेंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से भी मुलाकात संभव है। ऑल वेदर फॉरेस्ट क्लियरेंस कुंभ की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है, ये माना जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवरात्र के मौके पर राज्य की 3 महिलाओं को राज्य मंत्री का दर्जा देकर एक तरह से तोहफे से नवाजा है। पहली महिला है 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करने वाली काशीपुर निवासी सायरा बानो। सायरा बानो को महिला आयोग में उपाध्यक्ष प्रथम का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने इसी 10 अक्टूबर को बीजेपी ज्वाइन की थी। न्यूज़ 18 ने उनसे बातचीत भी की थी। रानीखेत निवासी ज्योति शाह को भी महिला आयोग में उपाध्यक्ष द्वितीय का दर्जा दिया गया है। बीजेपी में पूर्व में महिला मोर्चा में कई पदों पर वो रह चुकी हैं। वर्तमान में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। तीसरे नंबर पर हैं चमोली की पुष्पा पासवान। गोपेश्वर से विधायक प्रतिनिधि पासवान को महिला आयोग में उपाध्यक्ष तृतीय बनाया गया है। पासवान पार्टी बैनर पर गोपेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन हार गई थी। महिला आयोग में उपाध्यक्ष के 3 पद लंबे समय से खाली चल रहे थे, जिन्हें भर दिया गया है। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही बीजेपी उत्तराखंड से किसको राज्यसभा भेजती है, कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। 25 नवंबर को सीट खाली हो रही है और इसके लिए 9 नवंबर को चुनाव होना भी है। 27 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी अगले 4 से 5 दिनों में प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी के अंदर संभावित उम्मीदवारों में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, उत्तराखंड के प्रभारी रहे श्याम जाजू, हरियाणा में महामंत्री संगठन और उत्तराखंड निवासी सुरेश भट्ट, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव महेश पांडे, बीजेपी कार्य समिति के सदस्य शौर्य डोभाल और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गोयल का नाम चर्चाओं में है।
हालांकि एमपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी सुर्खियों में है। पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है वो हमारा प्रत्याशी होगा। और ठीक है कि अभी दावेदारी जहां तक मीडिया के माध्यम से जो सामने आई है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो दावेदारी सामने आई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी पे अगर हम लोग गौर फरमाएंगे। उधर पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हाईकोर्ट ने अवमानना मामलों में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूरे मामले में 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में आदेश जारी कर 6 महीने के अंदर सुविधाओं का बकाया देने का आदेश दिया। हालांकि बाद में राज्य सरकार एक एक्ट लेकर आई थी जिसको हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था। श्रीनगर गढ़वाल के निकट कीर्ति नगर ब्लॉक के मलेथा में ग्रामीणों ने निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण कार्य रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे विकास निगम और कार्यदायी संस्थाएं उनके साथ किए गए वायदों का पालन नहीं कर रही हैं और उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ प्रशासन ने जल्द मामले के निस्तारण की बात कही। बेरोजगार बच्चे हैं, इनको रोजगार इन्होंने नहीं दे रहे हैं। डिमांड ये है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, रोजगार दिया जाए और मुख्यतः उनको जिनकी जमीन गई है। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज छात्रों के लिए भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की तैयारी चल रही है। अगले सेशन से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाने जा रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि विभाग बच्चों की पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए हर साल खर्च करता है, लेकिन स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं पहुंचते। पिछले साल 2300 बच्चों को 180 दिन की हाजिरी नहीं होने की वजह से एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। अब टीचर्स के बाद स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक मशीन कॉलेज में लगवाई जाएंगी। कॉलेज प्रबंधन इस फैसले का समर्थन कर रहा है, हालांकि स्टूडेंट्स ने विरोध शुरू कर दिया है। शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है सरकार की तरफ से। और ठीक है, बच्चा कॉलेज आएगा तो उसे एक जिम्मेदारी रहेगी कि मैंने अंगूठा लगा दिया, मुझे क्लास अटेंड करनी है। उन बच्चों के लिए ये ठीक है जो यहाँ के लोकल लाइट हैं, उनको आने में जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कभी भी जा सकते हैं, मतलब ना जितनी देर तक कॉलेजेस होगा। पर जो बच्चे आउट ऑफ देहरादून से आते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया और भी बहुत सी जगह हो गई, तो उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी क्योंकि उनका जो बस का टाइमिंग, वो जिस भी व्हीकल से आते हैं वो टाइमिंग उनका बना रहता है। अब यह है कि जो बच्चे हमारे कॉलेजों में आ रहे हैं, उन बच्चों से सरकार अब ये निवेदन करने वाली है, कोविड जैसे ख़त्म होता है, कि 180 दिन उनको क्लासरूम में आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि बच्चे क्लासरूम में जरूर आए। अंतरिक्ष में ब्लैक होल एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए सदियों से वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इसी पहेली को बुझाने के लिए नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जिससे ब्लैक होल की पहेली को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। चांद, तारे, सूरज और अंतरिक्ष में मौजूद कई अन्य ग्रहों के बारे में वैज्ञानिक काफी जानकारियां जुटा चुके हैं, लेकिन इसी अंतरिक्ष में एक ऐसी काली दुनिया मौजूद है जिसके बारे में सब अनजान हैं। ये दुनिया है ब्लैक होल्स की दुनिया, जिनके बारे में अभी वैज्ञानिक ये पता लगाने में नाकाम हैं कि आखिर इनके अंदर क्या है, ये दुनिया कैसी है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वैज्ञानिकों के पास इस दुनिया के रहस्य को जानने के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है। लेकिन नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसके जरिए ब्लैक होल्स की काली दुनिया के कई रहस्य सामने आ सकते हैं। बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्लैक होल के आसपास का मैटर जो रेडिएशन दे रहे हैं या न्यूट्रॉन स्टार के बगल में जो आसपास से जो मैटर रेडिएशन दे रहे हैं, ये दोनों रेडिएशंस जो दे रहे हैं उसका डिफरेंस क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, ये भी हम लोग बता पाएंगे। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं का दावा है कि ब्लैक होल पर उनके खोजे गए नए एंट्रोपी फॉर्मूले के जरिए कई ऐसी रोचक जानकारियां सामने आ सकती हैं जिनसे दुनिया और खगोल विज्ञान से जुड़े लोग अनजान हैं। वैज्ञानिकों का फॉर्मूला इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्लैक होल के सामने फिजिक्स का हर फॉर्मूला अब तक फेल नजर आया है। मास ब्लैक होल, लो मास ब्लैक होल, मतलब ये सब डिफरेंट सराउंडिंग्स के हम लोगों ने काम किया।
के मतलब के सही आंसर्स मिले, रेदर देन एक डिजेनरेट फॉल्स सॉल्यूशन हो। हम लोगों ने मतलब एंट्रोपी मैक्सिमाइज करके करेक्ट सॉल्यूशन का एक मेथोडोलॉजी दिया। वैज्ञानिकों के नए फार्मूले से पता लगा है कि ब्लैक होल से किस तरह की चीजें निकल रही है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ कई तरह की गैस भी शामिल है। बता दें कि ब्लैक होल एक ऐसी दुनिया है जिस पर रिसर्च के लिए महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और कई महत्वपूर्ण जानकारियां दुनिया के सामने रखी। और अब इन सब के बीच उत्तराखंड के अरीज से निकला नया वैज्ञानिक फॉर्मूला इस अबूझ पहेली के समाधान में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और अगली खबर आपके लिए, देश भर में सभी मिठाई की दुकानों में बेस्ट बिफोर और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना जरूरी किया गया है, मगर देहरादून में बड़े ब्रांड को छोड़कर मिठाई की दुकानों में नियमों का पालन नहीं हो रहा और ना ही इन दुकानों में अधिकारी जा रहे हैं और ना ही इन दुकानों में आपको कोई एक्सपायरी डेट नजर आएगी इन मिठाइयों पर। मिठाइयों के डब्बों पर स्पेशली कहा गया था ये मेंशन करने के लिए। देखिए, अब पूछने पर दुकानदार चुप्पी साध लेते हैं, कोई जानकारी न होने की बातें कहते हैं। हलवाई एसोसिएशन छोटे दुकानदारों के बचाव में नजर आता है। लेकिन छोटा दुकानदार ना तो पढ़ा लिखा है, कई दुकानदार तो ऐसे हैं जो अपने हाथ से समोसे बनाते हैं, अपने हाथ से मिठाई बनाते हैं, बर्फी बना ली, गुलाब जामुन बना ली, बेच लिए। तो उनके लिए ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए। और इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि टीम आई नहीं, बताया ही नहीं गया, खाली अखबार में पढ़ा था। तो आपने लगाया नहीं? उत्तराखंड में लंबे समय से जर्जर हालत में स्थित थाने और चौकियों के साथ ही अन्य भवनों की हालत जल्द सुधरने जा रही है। गढ़वाल रेंज के 7 जिलों के लिए 50 लाख का बजट जारी किया गया है। इस बजट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हालांकि सामान्य हालत में ये बजट अप्रैल से जून के बीच रिलीज हो जाता था, लेकिन कोरोना काल में देरी से बजट जारी हुआ है। तो जो हमें इस साल का बजट दिया गया है उसमें भी हमने एसपी से बात करके प्रायोरिटीज तय की हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमको बजट मिला है स्टेट गवर्नमेंट से उसका सदुपयोग करते हुए और जो एसपीज अपने तय करेंगे प्रायोरिटीज, उसके हिसाब से उनको मरम्मत और ठीक ठाक कराने के लिए धनराशि दी जाएगी। खबर देहरादून से है। प्रधानमंत्री मोदी के आज के संबोधन के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया। उन्होंने कहा, कोरोना की लड़ाई में हर नागरिक पीएम के साथ है। पीएम मोदी के फैसलों से स्थिति संभल गई, गार्जियन की तरह मार्गदर्शन किया और कहा कि पीएम का संबोधन जन आंदोलन को प्रेरित करेगा। विकासनगर के वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बहुउद्देशीय हॉल व विज्ञान भवन का शिलान्यास किया। धन सिंह रावत ने बताया कि वीर शहीद केसरी चंद महाविद्यालय डाक पत्थर में भी 12 करोड़ रुपए से विभिन्न कार्य हुए हैं। क्लासरूम को हाईटेक किया जा चुका है। सभी क्लासेस में फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। पत्थर महाविद्यालय में हम लगभग 12 करोड़ रुपए दिए इसमें, चाहे ई लर्निंग के लिए दिए हों, चाहे स्मार्ट क्लास के लिए दिए हों, चाहे फर्नीचर के लिए दिए हों, चाहे लाइब्रेरी के लिए दिए हों, चाहे लैब के लिए दिए हों, सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हैं। एक तरफ जहां ऑल वेदर सड़क निर्माण का काम कर रही कंपनियों द्वारा मानकों को ताक पर रखकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो वहीं जुर्माने की राशि को भी सरकार के खाते में जमा करने में आनाकानी की जा रही है। चमोली में कंपनियों द्वारा मानकों के विपरीत कई स्थानों पर सड़क कटिंग का मलबा अलकनंदा नदी में डालने का मामला सामने आया। इसके बाद कंपनियों के खिलाफ लगभग 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, मगर आज तक कंपनियों ने जुर्माने की रकम नहीं जमा की और इसके बाद विभाग कोर्ट जाने की बात कह रहा है। लगभग 60 लाख की पेनल्टी जो है हमारे द्वारा इन पर अधिरोपित की गई है, जिसमें कुछ आंशिक भाग इन्होंने काफ़ी पहले जमा कर दिया था, किंतु उसके बाद काफ़ी लंबे समय से इन्होंने उसका जो है उस पेनल्टी को अभी जमा नहीं किया है। बिना जांच के हल्द्वानी के पास रानीबाग से नैनीताल के हनुमानगढ़ी तक रोपवे लाने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश दिया है कि वो शनिवार को बैठक कर इस पर सुझाव दे और सचिव टूरिज्म डीएम नैनीताल के साथ कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ बैठक कर इस मामले का हल निकाले। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी के सामने निकले निर्णय को कोर्ट में पेश करें। याचिका में कहा गया है कि हनुमानगढ़ी में सरकार द्वारा जो रोपवे लाने का प्रस्ताव है वो बिना भूगर्भ की रिपोर्ट के जांच पर फैसला ले लिया गया।
बागेश्वर में तेजी से चरस और गांजे की तस्करी हो रही है। जिले के कपकोट क्षेत्र के रीठागाड़ के पास पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। 5 किलो चरस मिली इसके पास। काफी कीमत बताई जा रही है इसकी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर उत्तरकाशी में पिछले कुछ समय से महिला अपराधों की संख्या 50% की कमी में आ रही है और इस कमी का मुख्य कारण पुलिस लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को मानती है। एसपी का कहना है कि सीमांत क्षेत्र मोरी, पुरोला सहित पड़कोट जैसी जगहों पर महिलाओं के खिलाफ मामले लगातार सामने आए। पुलिस की सतर्कता की वजह से ये आंकड़े सामने आए हैं। पौड़ी की नयार घाटी में 19 नवंबर से 4 दिवसीय साहसिक खेल मेला का आयोजन हुआ। एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, पैरामोटरिंग और ट्रेल रनिंग के साथ माउंटेन बाइकिंग जैसे खेलों का आयोजन होगा। 4 दिवसीय इस मेले का मकसद स्थानीय लोगों के साथ लौटे प्रवासियों को साहसिक पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश हुई। बिल्कुल टिहरी झील से सटे तिवाड़ गांव को पर्यटन गांव के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजा। पर्यटन विभाग का कहना है कि तिवाड़ गांव को पर्यटन गांव के रोल मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा और इसके लिए पर्यटन अधिकारी का कहना है कि शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। 50 लाख का अनुदान मिलेगा। टिहरी झील के नजदीक होने की वजह से यहाँ पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। खटीमा में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धान की खरीद न होने से नाराज कृषि मंडी गेट के तालाबंदी कर किसान प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना है कि 3 दिन से मंडी प्रशासन धान नहीं खरीद रहा। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया है कि कच्चे आड़तियों के वजह से किसानों का शोषण किया जा रहा है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।